Hello, good evening to all of you. Welcome to the YouTube channel of Sudan Academy. Now, today we are going to learn about the noun और आज हम टेंस के बेसिक का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम लोग नाउन प्रोनाउन और उससे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये सीखेंगे यानी उसके आगे का हम देखने वाले हैं। तो जिस किसी बच्चे ने भी अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है ना तो पहले पहला लेक्चर देखे फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर को देखेगा, मतलब इस लेक्चर को देखेगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताई। और बने रहिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक और कमेंट तब कीजिए जब आपको अच्छा लगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो आज मैं आपको उसके आगे बताने वाला हूँ। आज हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में, है ना? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन एग्ज़ैक्टली सभी लोग हेडिंग डालेंगे नाउन। नाउन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बॉक्स और जो कॉलम में लिखे होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? तो उन्हें आप कहते हैं सेगमेंट और सब टाइप भी कहते हैं। उनको मैंने याद करना सिखाया था। किस तरीके से याद कराया था? सॉरी। तो पहला वाला जो था वो था अपना फर्स्ट सिंपल, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था अपना परफेक्ट और चौथा था अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार सेगमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12। और जो मेनली सेगमेंट होते हैं वो होते हैं चार। ये पता होना जरूरी है क्योंकि ये टेंस बेसिक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि भाई सेंटेंस किस तरीके से बनता है। तो सेंटेंस बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई भी सेंटेंस जो बनेगा वो बेसिक स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हर किसी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से होती है और एंड जो है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके भी एडवांस फीचर्स मैंने आपको बताए, सॉरी एडवांस फ्रेम और एडवांस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए। और एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई एक अगर वर्ब आ रही है तो वो सिर्फ सीधी मेन वर्ब होगी, है ना? और अगर दो वर्ब आ जाती हैं तो दो वर्ब में कौन कौन सी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा कि कभी कभी प्रोनाउन भी आता है जो कि ऑब्जेक्ट के पहले और मेन वर्ब के बाद में आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि दो सेंटेंसेस हैं, यदि उसको जोड़ना हुआ तो किससे जोड़ेंगे? तो हमारे पास कुछ शब्द होते हैं इंग्लिश में, जैसे बट, बिकॉज, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इस तरीके के जो शब्द हैं इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को कहते हैं कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन इंग्लिश में क्या काम करता है? तो इंग्लिश में वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो कि हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक समझने के लिए समझ जाइएगा कि जो ये शब्द हैं, ये शब्द क्या करते हैं? तो कंजंक्शन है और करते क्या है? ये जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ते कैसे हैं? दो वाक्यों के बीच में आते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। ठीक है, एंड भी आपका एक कंजंक्शन है और कॉमा भी एक कंजंक्शन है। ये बात सभी को क्लियर होगी। ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, मान लीजिए कंजंक्शन के बाद कौन आएगा? तो हमेशा सेंटेंस ही आएगा। ये भी मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई कि हर कंजंक्शन के बाद जो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा वो सब्जेक्ट से होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी सब्जेक्ट से ना होकर जो दूसरा सेंटेंस है वो किससे शुरू होता है आपके? वो होता है हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से नहीं होकर किससे शुरू होता है? मेन वर्ब से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने दो तीन कंडीशंस आपको बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैंने ये बताया था। मान लीजिए कि अगर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट हो, उसे आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कोई भी वाक्य हो, चाहे वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, उन सब में हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही रहती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन चीजें ये जान लो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्यों मैंने ये चीजें बताई। तो आज अभी हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, नाउन से शुरू करेंगे। तो नाउन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसे बदल कर देखिए। देखो, नाउन एग्जैक्टली ना आज के बाद आप समझिएगा कि वो नाम है। क्या है? नाम। नाउन का मतलब नाम है। और नाम हमेशा ध्यान रखना किसका होता है? तो नाम होता है भाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट से हम यहाँ क्या समझे?
तो ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं ऑब्जेक्ट में? तो एक हो सकता है अपना विजिबल थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जो क्या है दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहते हैं विजिबल। और एक ऐसी चीजें जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, विजिबल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लिविंग बीइंग, यानी सजीव चीजें। जो लिविंग बीइंग होंगी ना, वो दिखाई देती हैं। और क्या, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो दिखाई देती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं जो दिखाई देती हैं। या तो सजीव होगा यानी हम लोग, या तो निर्जीव होगा, जैसे कि आप बाकी चीजें देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो वो सब चीजें दिखाई देती हैं, है ना? ये चीज आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इनविजिबल में क्या क्या जो चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन ऑब्वियसली उनका नाम भी होता है। जैसे आपने देखा होगा गैसेस वगैरह, आपने गैसेस के नाम, जैसे यहाँ पर अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन क्या वो दिख रही हैं? नहीं। लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, उन गैसेस के नाम है। वो नाम क्या हो जाएगा भाई? इनविजिबल है। वो इनविजिबल, उनके नाम को क्या कहेंगे आप? नाउन कहेंगे। उसके बाद आप मुझे बताइए, यदि किसी चीज की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो, यानी गुण हो, या उसके दोष हो यानी फॉल्ट हो, तो क्या ये दिखाई देते हैं? जैसे मैं कहता हूं मासूमियत, मैं कहता हूं ईमानदार, मैं कहता हूं बेईमान, तो ये क्वालिटी एंड फॉल्ट है। क्या ये दिखाई देते हैं? ये दिखाई नहीं देते, ये केवल महसूस होते हैं। तो ये गुण और अवगुण के नाम हैं। और जैसे ही अगर मैं कहूं कि ये किसी चीज का नाम है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है? नाउन। उसके बाद यदि मैं कहता हूं तो फीलिंग्स, आप जितनी भी फीलिंग्स बैर करते हैं, जितनी भी चीजें आप पजेस करते हैं, सॉरी, तो आप मुझे बताइए, भावनाएं आप देख पाते हैं? नहीं, केवल महसूस कर पाते हैं। तो इन भावनाओं के नाम, जैसे प्रेम, नफरत, ये सब क्या हैं आपके? ये भी आपके नाउन है। तो इस तरीके की चीजें जितनी भी होंगी, जैसे रिलेशन यानी रिश्तों के नाम भी क्या होंगे? आपके नाउन। और भी ज्यादा इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम नाउन में। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जो विजिबल इस दुनिया में जो दिखाई देती हैं, जो नहीं दिखाई देती हैं, उन सबको आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका पक्का कोई ना कोई नाम होगा, और जिसका नाम है उसी को आप क्या कहते हैं? नाउन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तो प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन को आप हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? ये सभी जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है, ये क्यों बनाया गया है, पहले ये चीज सोचिए तो देखते हैं, मेरी बात समझिएगा। अगर अपन इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखें यानी संधि विच्छेद करें, तो इसकी क्या संधि विच्छेद होगी? प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। ये सभी को समझ में आया? आपने देखा होगा प्रो वर्ड बहुत सारी चीजों में सुना होगा, जैसे कॉमनली आपने सुना होगा आईफोन में। आईफोन में देखा होगा आपने कि आईफोन की कोई सीरीज है, फिर आईफोन की उस सीरीज का प्लस वेरिएंट, उसके प्लस के बाद प्रो, फिर प्रो के बाद प्रो मैक्स। यानी आप देख पा रहे हैं प्रो जो है ना, एक ऐसा वर्ड है जो कि ऐड होने के बाद हट नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है एडवांस। यानी अगर प्रो वर्ड लग गया तो जो उसके नीचे के वेरिएंट्स हैं या जो उसके साथ की चीजें हैं वो उससे एडवांस है। तो यहां पर प्रो का मतलब क्या होगा? एडवांस होगा। तो प्रो का मतलब है आपका एडवांस। अच्छा, किस चीज का एडवांस? तो ध्यान रखिएगा, एडवांस ऑफ नाउन। किसका एडवांस है भाई? एडवांस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब ये बात क्या हुई तो उसको समझना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण के तहत उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अयांश इज ए बॉय, ठीक,
अयांश अयांश resides in in village. अयांश resides in a village, किसी गांव में रहता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा अयांश स्टडीज, अयांश स्टडीज इन क्लास 7। फिर मैंने लिखा अयांश फिर मैंने लिखा अयांश हैज 2 siblings। ठीक, अयांश अयांश helps her mother in household chores। household household chores, घर के काम काज में वो मदद करता है, उसकी मम्मी की मदद करवाता है ना। अब मुझे यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने किसके बारे में लिखा हुआ है, तो अयांश के बारे में। क्लियर? आप बस समझिए इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने किसकी बात की, अयांश की बात की। क्लियर है ये सभी को? एक सेकेंड, है ना। तो मैंने किसकी बात की यहाँ पर, अयांश की बात की। फर्स्ट लाइन में लिखा है अयांश एक लड़का है। उसके बाद सेकंड में फिर इसका नाम, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, तो इसमें अयांश के बारे में ही लिखा है, क्योंकि अयांश अयांश ही इसका नाम ज्यादा आ रहा है। अयांश एक लड़का है, अयांश एक गांव में रहता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो अयांश है, उसके बाद लिखा हुआ है जो अयांश है, जो अयांश है वो क्या करता है, स्टडीज इन क्लास 7, यानी 7वीं क्लास में पढ़ता है। उसके बाद मैंने लिखा इसमें कि जो अयांश है वो क्या करता है भाई, अयांश, एक सेकंड, अयांश हैज 2 siblings, यानी उसके 2 भाई बहन हैं। और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, जो अयांश है, ये अयांश है, अयांश के, अयांश हेल्प्स हर मदर इन इन हाउस होल्ड चोर्स, यानी अयांश जो है वो क्या करता है, घर के काम काजों में वो क्या करता है, मदद करता है। अब मैंने नाउन क्या बताया था, तो नाउन का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि नाउन वो होता है जो किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो नाउन हो गया। अच्छा, प्रोनाउन का जब हमने संधि विच्छेद यानी स्प्लिट फॉर्म में लिखा, तो उसका मतलब क्या निकला, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है एडवांस, एडवांस किसका, नाउन का। अब मुझे एक चीज बताइए कि किसी व्यक्ति को अगर मुझे बोलना है, किसी व्यक्ति के बारे में यदि मुझे बताना है, तो उसके नाम लेना पड़ता है। तो बहुत कई सालों पहले ऐसा हुआ करता था, जब इंग्लिश भाषा बनी थी, तो उस दौरान क्या हुआ, किसी व्यक्ति को अगर हमें कोई बुलाना पड़ता था, कोई बातें कहनी पड़ती थी, या उस व्यक्ति के बारे में हमें किसी व्यक्ति को सुनाना होता था, तो हमें उसके बारे में ना उसका नाम लेना पड़ता था हर लाइन में। ऐसी स्थिति को जानते हुए बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ये कुछ अच्छा नहीं जमता, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं। तो एक सिर्फ समझना है कहानी के तौर पर। तो ऐसी स्थिति जो है, ये बात जो है बड़े बड़े संत महात्माओं के पास पहुंचती है, इंग्लिश के ज्ञाताओं के पास पहुंचती है, स्कॉलर्स के पास पहुंचती है, और वो क्या बोलते हैं कि भाई क्या करो, एक काम करते हैं, इसी का एक एडवांस रूप बना देते हैं।
एडवांस रूप क्या होगा कि किसी व्यक्ति को हम उसके नाम से एक बार बुलाएं और उसके बाद यदि हमें उसके संबंधित कोई बात करनी है तो उसके नाम को बार बार मत लिखो, फिर उससे संबंधित एक ऐसा शब्द बना लो कि वो उसी को इंडिकेट करे, उसी के बारे में बताए। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो मैंने ना यहाँ पर अयांश के बारे में कहा और अयांश नाम को मैंने आई थिंक 4-5 बार या 3-4 बार मैंने इसे लिखा, है ना। 5 बार मैंने इसे लिखा। तो संत महात्माओं ने क्या किया कि ऐसा करते हैं, बिना नाम लिए ही उस व्यक्ति की ओर इंगित कर देंगे, उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, ऐसे शब्द बनाते हैं। तो ऐसा शब्द बनाया जिसका नाम रखा प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन का मतलब एडवांस ऑफ नाउन। एडवांस कैसे हुआ? बिना नाम लिए आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक शर्त थी। वो शर्त ये थी कि आप एक काम करिएगा, प्रोनाउन कब लगेगा। नहीं तो ऐसे पता चला, मान लीजिए मैं यहाँ पर शुरू से ही प्रोनाउन लगाता आ रहा हूं, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि हम कहां पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर प्रोनाउन के बारे में बताया गया कि एक काम कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में आप अगर कुछ लिख रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसका पहले लाइन में उसका नाम आना जरूरी है। अगर नाम आता है तो उसे आप क्या कहते हैं? नाउन। तो अगर उसका नाम आ गया तो वो नाउन हो गया। लेकिन जैसे ही सेकंड लाइन आप उसके बारे में बताएं या लिखें, तो आप उससे संबंधित, उससे रिलेटेड वर्ड का इस्तेमाल करें जो कि प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन कभी भी वाक्य शुरू नहीं करता, ये हमेशा ध्यान रखें, है ना। वो उससे रिलेटेड अगर है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में उसका इस्तेमाल करेगा। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है जो हमेशा क्या करता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोनाउन क्यों कहते हैं वो समझ में आया। अब यहां पर देखो, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक बार अयांश आया, गिनते चलिएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो कितनी बार नाउन आया भाई? यहां मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए। कितनी बार आया नाउन? तो नाउन आया आपका 5 बार, 5 टाइम्स। ठीक है। और जैसे ही प्रोनाउन बना, तो प्रोनाउन की क्या शर्त थी कि पहले लाइन में उस व्यक्ति, उस वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो पहले शब्द में आप लिख ली, पहले लाइन में लिख लीजिए। दूसरे बार में आप क्या करेंगे, उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दीजिए। तो प्रोनाउन क्या करता है एग्जैक्टली, प्रोनाउन क्यों बनाया गया? पहला काम तो यही है भाई, प्रोनाउन क्यों बनाया गया। तो यहां पर अपन प्रोनाउन के बारे में लिख रहे हैं। तो प्रोनाउन बनाया क्यों गया, प्रोनाउन क्या काम करता है? तो प्रोनाउन रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? तो केवल और केवल नाउन को रिप्लेस करता है। पहला काम। क्या प्रोनाउन इसके अलावा किसी और को रिप्लेस करता है? तो कभी ऐसा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन बनाया ही किसको रिप्लेस करने के लिए था? नाउन को रिप्लेस। तो क्या किसी और को रिप्लेस करेगा? कभी नहीं। प्रोनाउन ओनली रिप्लेसेस व्हाट? नाउन। सेकंड थिंग, और क्या काम करता है? तो भाई जहां, इसका मतलब यह है कि इसको रिप्लेस, नाउन को रिप्लेस करता है, तो जहां जहां नाउन होगा वहां वहां कौन आएगा? प्रोनाउन आएगा, क्योंकि उसे रिप्लेस करने के लिए। इसका मतलब पहली लाइन में तो नाउन आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे प्रोनाउन लगाना है तो फिर वो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पर ही आना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में देखो, तो क्या करते हैं, अयांश एक लड़का है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा? ही। यहां पर क्या आएगा? ही। यहां पर क्या आएगा? ही। और यहां पर क्या आएगा? तो अब देखिए, पहली बार जब नाउन था वो कितनी बार था? 5 बार था। उसके बाद अब नाउन कितनी बार हो गया? तो 1 बार हो गया। तो नाउन पहले कितनी बार रिपीट हो रहा था? पहले 5 बार। और अब कितनी बार हो रहा है? केवल 1 बार। तो नाउन की रिपीटेशन को भी खत्म कर देता है कौन? प्रोनाउन। तो ये क्या करता है? नाउन की रिपीटेशन को भी खत्म कर देता है। रिड्यूसेस, रिड्यूसेस रिपीटेशन, रिड्यूसेस रिपीटेशन। किसकी रिपीटेशन को? नाउन की रिपीटेशन को खत्म कर देता है। यानी पहले अगर 10 बार हो रहा है, तो आप कितनी बार कर दिया? 1 बार, क्योंकि उसकी जगह अब कौन आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, तीसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोनाउन जो है ना, वो किसके आधार पर लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ
यहाँ मुझे लिखना है यूज, यहाँ लिखता हूँ प्रोनाउन यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के आधार पर लगता है, तो ध्यान रखना प्रोनाउन यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ मतलब किस आधार पर लगता है, क्या हर कुछ लगा देते हैं, मन में आया ही लगाना है तो ही लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो सबसे पहले वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है नंबर। नंबर मतलब यहां पर देखो अयांश एक है या दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने हैं। तो इंग्लिश में एक चीज होती है तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और इंग्लिश में एक से ज्यादा यानी दो तीन चार पांच, एक से ज्यादा हो जाए तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पर अयांश ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि अयांश एक व्यक्ति का नाम है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक है। तो ये हो गया उसका नंबर, यानी सिंगुलर मतलब उसका नंबर, प्लूरल भी नंबर माना जाता लेकिन वो बहुवचन में आ जाता, और सिंगुलर मतलब एक। दूसरा, दूसरा ध्यान रखिएगा कि उसका जो जेंडर है वो चेक करता है कि भाई जेंडर कौन है। जेंडर यानी अयांश लड़का है या लड़की है, तो अयांश क्या है भाई, लड़का है, तो उसके लिए ही, लड़की होती तो शी लगता, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग यानी निजी वस्तुएं होती तो वो क्या लगता, उसमें इट लगाते। तो यहाँ पर लड़का था तो देखो उसी से संबंधित क्या लगाया, ही। अब मान लीजिए यहाँ किसी लड़की का नाम होता, मान लेते हैं आयुषी या ऐसे कोई भी नाम होता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर शी लगाते। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग होती, कोई भी निर्जीव वस्तु होती, तो यहाँ हम लगाते इट। तो ये क्या लगता है, जेंडर के आधार पर प्रोनाउन लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज और अब तीसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये पर्सन के हिसाब से भी लगता है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या काम करता है, तो रिप्लेस किसको करता है, नाउन को। क्या इसके अलावा किसी और को रिप्लेस करता है, कभी नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रोनाउन है वो रिपीटेशन खत्म करता है किसकी, नाउन की, और वो खुद आ जाता है उसकी जगह। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अगर आ गई हो तो प्लीज बताते चलिएगा, है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी अगर आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, या अभी प्रोनाउन ही चल रहा है ना, तो कभी भी आपको स्टडी करनी है किसकी, स्टडी ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के बारे में आपको यदि पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है केस। कभी भी आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूं बस वो सीखते चलो आप, है ना। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, केस। अच्छा केस क्या होते हैं, तो देखो भाई केस होते हैं तीन प्रकार के, ये आपको आगे सब समझ में आएगा। एक, दो और तीन। एक केस होता है आपका नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अगर हो सके आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो ना तो साथ साथ बनाइए, क्योंकि मैं बेसिक पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे, चीजों को समझिएगा। अगर आपने टेंस बेसिक समझ लिया, बहुत कुछ आप समझ जाओगे। तो नॉमिनेटिव को ही आप क्या कहते हो, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो इसके दो नाम से बुलाते हैं इसको, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। दूसरा अपना क्या होता है, तो देखो नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये सब आपको समझ में आएगा, बस आप पढ़ते चलो, आपको आगे सब चीज समझ में आएगी। और एक केस होता है आपको पॉसेसिव केस, एक होता है आपका पॉसेसिव केस। तो कभी भी अगर आपको प्रोनाउन पढ़ना है ना, वैसे ये जो केस हम पढ़ते हैं ना, ये क्या होता है कि कौन सा केस का प्रोनाउन किस जगह आएगा, ये बात ध्यान रखना। हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, ये उसी के आधार पर है, ये चीज उसी से रिलेटेड है, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो आप समझ गए होंगे कि कभी भी आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो किसके आधार पर, केस के आधार पर। और केस कितने होते हैं, तीन होते हैं, नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव केस। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी टेबल। तो अगर आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं साथ में। तो वो टेबल कैसी होगी देखो, तो आप लोग पहले क्या चीजें बना लेना साथ में, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना।
इस तरीके की टेबल बनेगी आपके इसमें। और तीनों टेबल जो है, तीनों केस की जो टेबल बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। सेम ऐसी ही बनेगी, सेम एज इट इज। तो तीनों टेबल ऐसी होनी चाहिए। और मैं तीनों टेबल के नाम लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे। ये जो टेबल है ये होगी अपनी नॉमिनेटिव की। ये चीजें आपको ना घर पे याद करनी पड़ेंगी। और इसी को आप सब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने, बस थोड़ा सा अपन ग्रामर लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए चीजें आपको समझ में थोड़ी सी हो सकता है डिफरेंट लगे, लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद यहां पर आती है सेकंड वाला, ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। और जो थर्ड है वो है पॉजेसिव केस। जो थर्ड है वो है आपका पॉजेसिव केस। समझ में आया? तो तीन केस होते हैं, नॉमिनेटिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है पॉजेसिव केस, ठीक। पॉजेसिव सुना होगा आपने, पॉजेसिव नेचर, है ना। तो पॉजेसिव नेचर क्या होता है, किसी का बहुत ज्यादा आधिकारिक तौर पर ऐसा अधिकार जमा लेना वाला जो नेचर होता है ना, कि भाई मेरा है तो मेरा ही है, ये तुम्हारा है तो तुम्हारा है, इसे आप कहते हैं पॉजेसिव नेचर। वही है जिसमें मेरा तुम्हारा हमारा उसका करते हैं, ये वही है पॉजेसिव, ठीक। तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, ये तीन केस होते हैं। तीनों केस की मैं चीजें बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ठीक। देखो, यहाँ सबसे टॉप पे लिखा रहता है सिंगुलर। अच्छा, एक चीज तो मैंने लिखना ही भूल गया ना, एक सेकंड रुकिएगा। ओके। ये क्लियर है, इस तरीके से होता है। और इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर को। इससे क्या हो, एक से, और ओके, ठीक। अब यहाँ हम दूसरे कलर को चूज करते हैं, रीजन है कि थोड़ा सा यहाँ हाँ। तो देखो, यहाँ इस तरीके की जो टेबल होगी ना, उसमें यहाँ आता है सिंगुलर, और यहाँ आता है प्लूरल, और ये सभी में होगा। यहाँ आता है पर्सन, यहाँ आता है फर्स्ट पर्सन, यहाँ आता है सेकंड पर्सन, यहाँ आता है थर्ड पर्सन। उसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ आता है सिंगुलर, उसके बाद यहाँ आएगा प्लूरल, और ये सभी टेबल में होगा। सिंगुलर प्लूरल तो सभी जानते होंगे, सिंगुलर मतलब जो चीजें एक हैं, और प्लूरल मतलब जो चीज एक से ज्यादा है। अगर दो है तो प्लूरल, तीन है तो प्लूरल, 100 है तो प्लूरल, ये चीज सभी में। यहाँ भी सिंगुलर, और यहाँ क्या आ गई आपकी प्लूरल। उसके बाद यहाँ आता है आपका पर्सन,
आपने संस्कृत में पढ़ा होगा वो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये वही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। यानी तीन पर्सन सभी में है, टेबल ए टू जेड सेम है, लेकिन जो इसमें आने वाले प्रोनाउन है ना वो अलग अलग है, और ये आपने देखे भी है, बहुत कॉमन है। कौन कौन से हैं देखो, तो ध्यान से देखिएगा। आपने आय देखा है, आय का बहुवचन यानी प्लूरल क्या होता है, वी। उसके बाद आपने देखा है यू, उसका प्लूरल क्या होता है, यू। यू का यू ही रहता है। उसके बाद अगर कोई मस्कुलाइन जेंडर यानी मेल है, लड़का है, तो ही। कोई फीमेल है उसके लिए शी। और निर्जीव चीजें यानी नॉन लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, इट। और इसका जो बहुवचन होता है दे। उसी तरह यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आपने ये भी देखा होगा, मी, अस, यू, यू। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं ना कि नॉमिनेटिव जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, भाई ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। और ये वाला केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान से सुनना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अच्छा यू का वही रहता है, ही का बन गया हिम, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। यानी इट सब्जेक्ट में भी वही है, नॉमिनेटिव में भी वही है, और ऑब्जेक्टिव में भी इट ही है। उसके बाद दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना वो होता है अपना देम। क्लियर है ये चीज, समझ में आया। तो ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि ये वॉइस और नरेशन में बहुत काम आएगी। क्या आएगी कि आय का, आय कौन सा केस का है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। अब जो आई सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है ना, ये जो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जैसे वी है, तो वी कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। यू के सभी सेम है, बड़ा आसान है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, ऐसे याद रखने हैं। अगर मैं कहूं हिम, तो हिम कौन सा केस का है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही। अगर मैं कहता हूं हर, तो भी ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा, शी। इट दोनों में सेम है। अगर मैं कहूं दैम, तो इन सब में दैम कहां दिख रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा यहां। दैम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, तो दे। समझ पा रहे हैं। तो टेबल तो याद करनी है आपको, इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका सब्जेक्टिव क्या, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव केस मैंने पहले ही आपको बता दिया। पॉजिटिव केस वो केस होते हैं जिसमें आपने सुना होगा मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इसका, ये सब बताने के लिए, मतलब अधिकार बताने के लिए, अधिकार व्यक्त करता है, ये संबंध व्यक्त करता है। भाई जैसे मैं कहता हूं ये बॉटल किसकी है, मेरी है। तो मेरी बॉटल यानी ये इसका मुझसे संबंध बता रहा है, ये मेरा अधिकार बता रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार बताते हो या संबंध बताते हो, मेरा, हमारा, तुम्हारा करके इस तरीके से संबंध बताते हो, वो आपके जो केस कहलाते हैं, वो कौन से केस हैं, पॉजिटिव केस। अच्छा ये किस तरीके के हैं, तो मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं, ये आपको पढ़कर आना है। माय और माइन, उसके बाद आर और आर्स, उसके बाद योर और योर्स। इसमें दो दो होते हैं, मैं बताऊंगा क्यों होते हैं। एक होगा योर और एक और होगा योर्स। उसके बाद एक है आपका हिज, इसमें दो नहीं है। और इसके बाद एक है आपका हर और है अपना हर्स। और उसके बाद इट्स, और एक है देयर और यहां पर है देयर्स। ये सब एक्सप्लेन करूंगा क्यों है क्यों नहीं है, हर चीज मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी तो आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे आपने कहा है माय कार, माय फ्रेंड, माय फैमिली, सुना होगा मेरी गाड़ी, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, उसका दोस्त, हिज फैमिली, सॉरी हिज फ्रेंड, उसका परिवार, हिज फैमिली, उसकी गाड़ी, हिज कार, हिज व्हीकल। अगर कोई लड़की है तो हर व्हीकल, हर फैमिली, हर फ्रेंड, ये चीजें। अगर मैं कहता हूं कि उन लोगों का परिवार, तो देयर फैमिली, उन लोगों के दोस्त, तो देयर फ्रेंड्स। अगर मैं कहता हूं उनकी गाड़ी, तो देयर कार, देयर व्हीकल।
तो ये जो होते हैं ना, ये संबंध बताने वाले होते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये चीज है, पहली तो इन तीनों को याद करके आओ। दूसरी चीज ये है कि कौन सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव का है, कौन ऑब्जेक्टिव का है और कौन पॉजिटिव का, ये चीज ध्यान होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि मान लीजिए कि आय है, तो आय का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, और इसका आय का पॉजिटिव क्या होता है, तो माय और माइन। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये टेबल आपको बनाना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, आपको मिल भी जाएगा, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गए प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो प्रोनाउन के बाद अब हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। एग्जैक्टली वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सुनो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या समझते हो इससे। तो हेल्पिंग वर्ब दिखने में कैसी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने देखी भी है। जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा हैज और हैव, ये क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा डू और डज, ये क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा भाई वॉज और वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने ये देखा होगा हैड, उसके आपने डिड भी देखा होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपने विल और शैल, ध्यान रखना विल और शैल जो होता है ना, वो अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। जो विल और शैल है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज, वो होते हैं मॉडल्स। अब समझने वाली बात यहां पर क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इज, एम, आर आपने देखा है, हैज, हैव, डू, डज, बस इनका मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं कि क्या इस्तेमाल है, कैसे करते हैं, सिर्फ देखा है। देखने के बाद अब इतना समझो आज के बाद से कि जो ये मैंने एक साथ लिखे हुए हैं इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज, ये बेटा हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही आपको सेंटेंस में ये दिखाई दें, चाहे इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, हैज दिखे, हैव दिखे, डू दिखे, डज दिखे, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो टेंस बता रहा है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, तो वो सेंटेंस है दोस्त प्रेजेंट का। क्लियर। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कि वॉज दिखे, वर दिखे, हैड दिखे या डिड दिख जाए, तो आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, वो है पास्ट टेंस का। क्लियर। दूसरी चीज, इसकी जो हिंदी होगी ना, वो क्या होगी, तो इज, एम, आर हो या हैज, हैव हो या डू, डज हो, कुछ भी हो, ये पूरे में से अगर कुछ भी हो, उसकी हिंदी होती है या तो है, या फिर हैं, या फिर हूं। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेंटेंस में ना इज, एम, आर आ जाए, हैज, हैव आ जाए, डू, डज आ जाए, दो चीजें ध्यान रखनी। हिंदी इन सब की एक ही है, हूं करके। और दूसरी चीज, जैसे ये दिख जाए ना सेंटेंस में, तो समझ जाना कि भाई ये कौन सा सेंटेंस, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, वो है प्रेजेंट। ठीक। दूसरी चीज, आप इतना ध्यान रखना, अगर वॉज, वर या हैड या डिड दिख जाए, तो इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है था, थी और थे। तो ये जो था, थी, थे आता है, वो किसके वजह से आता है, वॉज, वर, हैड और डिड के वजह से आता है। अगर वॉज, वर और हैड और डिड नहीं होगा तो था, थी, थे नहीं आएगा। इज, एम, आर, हैज, हैव या डू, डज नहीं होगा, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें है, हूं नहीं आने वाला। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आज के बाद कोई भी सेंटेंस पढ़ो, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ो आप, आपकी नजर जानी चाहिए कि भाई क्या इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज आ रहा है, तुरंत समझ जाओ कि वो कौन सा है, प्रेजेंट है। अब मान लो समझ जाओ किसी सेंटेंस में वॉज, वर, हैड और डिड दिख रहा है, समझ जाओ कौन सा है, वो पास्ट है। एक चीज और फ्यूचर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जो फ्यूचर में अपन इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूचर होता है, जो फ्यूचर में अपन इस्तेमाल करते हैं,
जो विल और शैल आता है अपना, है ना, विल और शैल। तो ये विल और शैल ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान से इसे ध्यान देना भाई। ये हैं अपने मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। बट फिर भी अपने पास फ्यूचर के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इन मॉडल्स को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए इनका कुछ भी आप ध्यान नहीं रखना। लेकिन बस इतनी ध्यान रखना कि विल और शैल दिखाई दे तो वो फ्यूचर का है, उसका हिंदी गागी गे, करूंगा, जाऊंगा, आऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो फ्यूचर यदि होगा तो आप क्या समझेंगे, सॉरी, फ्यूचर कैसे समझेंगे? अगर किसी सेंटेंस में विल शैल दिख जाए, झटाक से समझ जाओ भाई फ्यूचर है। अगर आपको वॉज, वर, हैड, डिड दिख जाए तो झटाक से समझो कि भाई पास्ट है। अगर आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज दिख जाए, तुरंत समझ जाओ कि वो प्रेजेंट में सेंटेंस, वो सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट में। वो सेंटेंस किस टेंस में? पास्ट में या फ्यूचर में। क्लियर? दूसरी चीज, एक चीज और समझना कि जो आपका इज, एम, आर है ना, इसका पास्ट फॉर्म कौन है? तो वो है आपका वॉज और वर। इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म क्या है? वॉज वर। अगर मैं पूछूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस एडवांस या आगे जो एरर ढूंढने वाले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे आप एसएससी हो, तो इसमें जब इंप्रूवमेंट वाली बात आती है ना, तो उसमें हम एरर वाले में तो हमें पता चल जाए, अगर मान लो एक दफा ये भी पता चल जाए कि इसमें गलती, तो आपने टिक कर दिया। लेकिन इंप्रूवमेंट वाले में ना आपको चूज करना होता है कि ये जो गलत चीज है उसको सही वाली चीज से कैसे रिप्लेस करें, तो पता भी तो होना चाहिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि अगर इज, एम, आर है तो उसका पास्ट फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या है? वॉज वर। अगर हैज और हैव है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या है? डिड। और अगर डू डज है तो उसका पास्ट फॉर्म क्या है? हैज, हैव का हैड है और डू डज का डिड है। अगर डिड है तो डिड का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? डू डज। हैड का प्रेजेंट फॉर्म हैज हैव। वॉज वर का प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। ये चीज ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मेन वर्ब के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, फोर्थ, जो कि है आपकी मेन वर्ब। देखो, मेन वर्ब क्या होती है? इसे आप हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक, ये अभी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मुख्य क्रिया नहीं, लेकिन आज के बाद ध्यान रखिएगा मेन वर्ब क्या बताती है, वो बताती है काम। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं एक्शन या वर्क। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपने ये जाननी है कि भाई मेन वर्ब की क्या होती है? तो मेन वर्ब की होती हैं फॉर्म्स। क्या होती हैं? फॉर्म्स। और फॉर्म्स को हिंदी में आप क्या कहते हो? तो हिंदी में आप कहते हो रूप। और जो रूप होते हैं वो किस तरीके से डिनोट किए जाते हैं? तो वो इस तरह से डिनोट किए जाते हैं, वी एन। एन मतलब यहाँ क्या है? तो एन मतलब है यहाँ पर नंबर से। अब कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज, अच्छा, ये डिनोट वी एन यानी V1, V2, V3, V4 एंड V5 तरीके से। कैसे होता है? देखो, ऐसे होता है। एक आ गई आपकी V1, एक हो गई आपकी V2 और एक हो गई आपकी V3। पहली चीज, ये जो होती है ये मेनली है। अच्छा, जो V4 एंड V5 है ना, ये जो V4 और एक आ गई आपकी V5, ये जो V4 और V5 है, ये और ये वाली, वो किससे मिलकर बनती है? वो इससे बनती है। कैसे बनती है मैं बताता हूँ, देखो। V4 बनेगी, पहले लो V1 और V1 के पीछे लगा दो ING। तो जैसे ही V1 के पीछे ING लग जाती है तो वो क्या बन जाती है भाई? V4 बन जाती है। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, V5 के पीछे यदि V1, यानी V5 क्या होती है? V1 के पीछे यदि आप S लगा दो, ES लगा दो या IES लगा दो, तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है V5। क्लियर है? तो V1 से मिलकर कौन कौन सी बनी है? V4 और V5। ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं सब पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है? तो V1, V2 एंड V3 मेनली वर्ब्स हैं, मेनली कहते हैं इनको। और टोटल कितनी है? तो यहां से लेके यहां तक V5। जो V4 है ना, वो V1 के पीछे ING लगा दो तो V4 हो जाती है, और V1 के पीछे अगर ऐसी ऐसा लगा दो तो वो V5 बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी,
जो अपनी ये वाली वर्ब है V1, इसे एक नाम से बुलाया जाता है जो कि कहते हैं बेस फॉर्म या बेस वर्ब। कौन सी वर्ब कहते हैं? बेस वर्ब कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। बेस वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ना, V1 के ऊपर ही डिपेंड कौन है? V2, V3, V4, V5। इसीलिए V1 को बेस वर्ब भी कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज, जो आपकी V4 होती है ना, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस वर्ब। इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस वर्ब। कॉन्टिन्यूअस वर्ब। अब ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या? समझो। कॉन्टिन्यूअस वर्ब सुनो, कभी भी अगर किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा दिखे, कभी भी, जैसे वॉक के पीछे लगा हुआ आईएनजी वॉकिंग, टॉक के पीछे लगा हुआ आईएनजी टॉकिंग, लाफ के पीछे आईएनजी लगा तो लाफिंग, राइट के पीछे आईएनजी लगाओ तो राइटिंग, है ना? और बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके पीछे आप आईएनजी लगाते हैं। तो जैसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है तो वो बनती है V4। और इसे कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये काम को होते हुए दर्शा रहा है कि वो काम अभी चल रहा है। जैसे मैंने कहा वॉक मतलब चलना, जैसे ही मैंने आईएनजी लगाया वॉकिंग मतलब चल रहा। जैसे मैंने कहा राइट यानी लिखना, जैसे ही मैंने आईएनजी पीछे लगाया तो राइटिंग यानी लिख रहा। जैसे ही मैंने लिखा लाफ, लाफ मतलब हंसना, और आईएनजी लगा दो लाफिंग यानी हंस रहा। जैसे क्राई, क्राई मतलब रोना, और आईएनजी लगा दो तो रो रहा। मतलब वो काम क्या है? चल रहा है। तो चल रहा है उसको बताने के लिए क्या लगाते हैं? आईएनजी। और आईएनजी मतलब ये काम को कंटिन्यू होते बता रहा है कि ये काम अभी कंटिन्यू फॉर्म में है, मतलब चल ही रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। और उसे बेस वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सभी फॉर्म की बेस है। बेस यानी उसी पे V2 बनी, उसी पे V3 बनी, उसी पे V4 और उसी पे V5, इसीलिए उसे बेस। और इसे कॉन्टिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम को कंटिन्यू होते हुए दर्शा रहा है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा कि जो आपका V1 है और जो V5 है, ठीक है, जो V1 है और V5 है, इसका हिंदी क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी काम के पीछे ता है करके आता है, इसका और V5 का हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा आपका, इसका हिंदी होगा ता है। मैं बता रहा हूं कैसे ता है, वो सब बता रहा हूं। देखो, ता है मतलब जैसे हंसना, हंसने को इंग्लिश में कहेंगे लाफ। फर्स्ट फॉर्म लाफ, सेकेंड फिफ्थ फॉर्म लाफ्स। तो फर्स्ट और फिफ्थ में जैसे आएगा ना तो हंसता है, दोनों का होता है। मैं बताऊंगा क्यों। जैसे रोना, क्राई, क्राई रोता है, इसका भी क्राइस रोता है। राइट, फर्स्ट फॉर्म राइट एंड फिफ्थ फॉर्म राइट्स, तो क्या हो जाएगा? लिखता है। तो ऐसे लिखता है, पढ़ता है, चलता है, खेलता है, सीखता है, पढ़ाता है, रोता है, हंसता है। ये ता है करके जो हिंदी आएगी वो किसकी आती है? केवल और केवल V1 और V5। क्लियर है? दूसरी चीज, जो V2 होता है इसमें जो आएगा हिंदी वो क्या आएगा? ता के साथ था। जैसे पढ़ता है, लिखता है, उठता है, बैठता है, वैसे ही पढ़ता था, लिखता था, बैठता था, उठता था, खेलता था, जाता था, आता था। मतलब ये पास्ट का है। ये V2 जो होता है ना पास्ट का है, इसीलिए इसमें ता था करके आ रहा है। ठीक। और दूसरी चीज और मैं डिटेल में बता रहा हूं, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो इसमें काम के सबसे अंत में कौन सी मात्रा लगा दो? आ की मात्रा। जैसे कि लिखा, पढ़ा, खाया, पिया, सोया, हंसा, बोला, इस तरीके से। तो इसके दो बनेंगे। एक तो पढ़ता था, लिखता था, खेलता था, सोता था, दौड़ता था, या खेला, पढ़ा, दौड़ा, सीखा। ये बताऊंगा दोनों के सेंसेस कैसे आए। ठीक। उसके बाद V3 में जो हिंदी मीन निकलता है ना, वो काम के पीछे चुका या लिया करके सेंस में आता है। जैसे
खा चुका, पी चुका, पढ़ चुका, लिख चुका, खा लिया, पी लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, दौड़ लिया, जो काम हो जाते हैं वो इसकी हिंदी में आते हैं। और इसका जो हिंदी होता है वो उसके अंत में आता है रहा। जैसे खा रहा, पी रहा, दौड़ रहा, देख रहा, पढ़ रहा। तो कभी भी जो फॉर्म इसकी होगी वो रहा करके होगा, कभी भी इसकी फॉर्म होगी वो किसी काम को हो जाता है उसको बताते हैं। ये पहले का बताते हैं और ये V1 और V2 V5 अपने अभी का बताते हैं, पहली चीज। अच्छा, उसके आगे की अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए, जो आपका V1 है, कौन, जो आपका V1 है और आपका कौन, V5, ये दोनों किसके लिए डेडिकेटेड है, यानी केवल किसमें इस्तेमाल होते हैं, तो ये इस्तेमाल होते हैं आपके प्रेजेंट के सिंपल में। वो जो हमने पढ़े थे ना, तीन टेंस और चार सेगमेंट्स, जिसमें पहला वाला क्या था अपना सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी तरीके। तो ये वाला और वो वाला किसमें इस्तेमाल होगा, आपके प्रेजेंट के सिंपल। ठीक। V2 केवल और केवल अगर किसी भी सेंटेंस में, ये जो टिप मैं दे रहा हूं वो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी सेंटेंस में V2 दिख जाए, V2 किसी भी सेंटेंस में V2 दिख जाए, तो हमेशा ध्यान रखना वो किसका है, वो है आपके पास्ट के सिंपल। जितने भी टोटल 12 सेगमेंट्स है ना आपके, 12 के 12 में V2 किसी में इस्तेमाल नहीं होता, केवल एक में। और वो कौन है आपका, पास्ट का सिंपल। तो जैसे V2 देखो समझ जाओ किस टेंस में है, पास्ट सिंपल में। या अगर मैं कहूं कि V2 तो समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की। अच्छा, V3 किस में इस्तेमाल होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रेजेंट में भी होता है, ये पास्ट में भी होता है, और ये फ्यूचर में भी होता है। तो ये तो तीनों में होता है। लेकिन दोस्त ध्यान रखना कि तीनों में तो होता है, लेकिन तीनों के परफेक्ट में होता है। इसका परफेक्ट नाम रखा हुआ है ना। तो ये किस टेंस में होगा, तो तीनों टेंस में होगा, लेकिन सेगमेंट कौन सा होगा, परफेक्ट। अच्छा मुझे बताओ कि परफेक्ट सेगमेंट जो है वो आपका कौन सा है, परफेक्ट सेगमेंट तीसरे नंबर का है, पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट। और यहां पर नंबर भी कौन सा है, V3। तो याद रखना V3 किस में इस्तेमाल होता है, परफेक्ट में। कौन से टेंस के, तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा आया तो मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की थर्ड। अगर पास्ट परफेक्ट लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट लिखा है तो मेन वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर मैंने बोला पास्ट सिंपल, तो भाई मेन वर्ब कौन सी आएगी, V2। अगर मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें दो आती हैं, V1 और V5। क्लियर है ये चीज। अच्छा, ये वाला क्या है, तो V4 का काम ये है दोस्त, V4 हमेशा किस में इस्तेमाल होता है, तो V4 होगा आपके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपके कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन इस्तेमाल होगा आपका, V1 ing। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, उसमें मेन वर्ब क्या आएगी, V1 प्लस ing। पास्ट का कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब क्या आएगी, V1 प्लस ing। अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, उसमें क्या आएगी मेन वर्ब, V1 प्लस ing। तो उम्मीद करता हूं ये आपको मेन वर्ब भी समझ में आई हो। तो आज अपन ने चार चीज पढ़ी, एक नाउन, विजिबल इनविजिबल, नॉन लिविंग लिविंग, जो महसूस होती हैं वो सब चीजें, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें वो सब नाउन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम होना नाउन होता है। प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, प्रोनाउन एडवांस ऑफ नाउन, किसके स्थान पर इस्तेमाल होता है, नाउन के, किसी और को रिप्लेस करता है, नहीं, रिपीटेशन को खत्म कर देता है नाउन की, और किसकी जगह पर आता है, नाउन की जगह। प्रोनाउन को पढ़ना है तो केसेस के आधार पर, सब्जेक्टिव केस जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस, तीन केस होते हैं, तीनों केसेस को आपको पढ़ के आना है। इसके बिना वॉइस और नरेशन नहीं हो पाएगा, और ना ही आगे आप इसे पढ़ पाओगे, इसलिए अभी पढ़ते हुए चलना अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कर रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, is am are was were sorry is am are has have do does present, was were had or did past। will और shall आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वो होता है मॉडल्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, किसी भी टेंस किसी भी सेंटेंस में यदि आपने is am are has have do does देख लिया, इसका मतलब है वो कौन है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर was were had और did देख लिया, इसका मतलब है वो पास्ट का है। और अगर will shall देख लिया तो समझ जाइए वो किस टेंस का है, वो फ्यूचर टेंस का है। तो आज के बाद किसी भी सेंटेंस का अगर मुझे टेंस पता करना है तो मैं किसको देखूं, हेल्पिंग वर्ब को देखूं। अच्छा, मेन वर्ब जो है वो ये है,
V1 V5 प्रेजेंट सिंपल, V2 पास्ट सिंपल, V3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट और V4 प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। हिंदी क्या होती है ये मैंने आपको बता दी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यूनिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।